तो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं और इसके राजनीतिक स्थिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी ली और इस जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं कि इस सभ्यता की जो लिपि थी या इस सभ्यता में जो इस लिपि का उपयोग किया गया, वो लिपि पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है उस लिपि को। तो इसलिए इस सभ्यता से संबंधित जानकारी का अभाव है। इसके बारे में केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जो इस सभ्यता में सत्ता का जो केंद्र रहा है वो पुजारी वर्ग रहा होगा। किसके पास रही होगी सत्ता? पुजारी वर्ग के पास रही होगी। तो इसके बाद हम इस सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था और संयुक्त परिवार अधिक थे या संयुक्त परिवारों का ही वर्चस्व था, यानी परिवार अधिकतर संयुक्त परिवार थे। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। इस सभ्यता के लोग शांति को अधिक महत्व देते थे, शांति प्रिय थे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो उत्खनन कार्य किए गए हैं उन कार्यों में हथियार कम मात्रा में पाए हैं। इसलिए ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। इस सभ्यता के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी भी थे। इस तरह यानी इसमें जो समाज था वो शाकाहारी लोग भी थे उसमें और मांसाहारी लोग भी थे। एक जगह उत्खनन कार्य में जो किया गया है, उत्खनन कार्य, उस कार्य में एक जगह एक व्यक्ति के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक उत्खनन कार्य किया गया है। उस कार्य में, उस उत्खनन में एक व्यक्ति के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सारगिन अभिलेख जो अफगानिस्तान में है, इस अभिलेख से पता चलता है कि इस सभ्यता को मुलेटो सभ्यता भी कहा गया, मुलेटो भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को मुलेटो भी कहा गया है। किस अभिलेख के द्वारा? सारगिन अभिलेख के द्वारा। किस अभिलेख के द्वारा? सारगिन अभिलेख के द्वारा इसे मुलेटो भी कहा गया है। मुलेटो जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है नाविकों का देश। मुलेटो जिसका कि शाब्दिक अर्थ लिया जाता है नाविकों का देश। तो जो मुलेटो है सभ्यता या सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसे सारगिन जो कि अफगानिस्तान में है, इस अभिलेख के जरिए इसे मुलेटो भी कहा गया है। इस मुलेटो का अर्थ है नाविकों का देश। क्या है? नाविकों का देश। सामाजिक सभ्यता में, सामाजिक सभ्यता में एक ये मात्र सत्तात्मक समाज था इस सभ्यता में और संयुक्त परिवार अधिक थे या संयुक्त परिवारों का ही महत्व अधिक दिया जाता था इस सभ्यता में। एक जगह उत्खनन कार्य में एक व्यक्ति के साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से फारस की गोल मोहर प्राप्त हुई है। लोथल जो इस सभ्यता का एक केंद्र रहा है, उससे फारस की एक गोल मोहर प्राप्त हुई है। कहां से? लोथल से। कहां से? लोथल से गोल मोहर प्राप्त हुई है। कहां की? फारस की। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त हुई है। जो मोहनजोदड़ो रहा है इस सभ्यता का केंद्र, यहां से मेसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त हुई है। किसकी मोहरें?
मेसोपोटामिया की भी मोहरें प्राप्त हुई है। और मेसोपोटामिया का मतलब ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, क्योंकि इसके साक्ष्य विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से जोड़े गए हैं या ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध उस समय प्राचीन सभ्यता से भी था। जैसे मोहनजोदड़ो में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की कुछ मोहरें प्राप्त हुई है, तो इसका सीधा सीधा संबंध किससे जोड़ा गया है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ा गया है। दिलमुन एक बहरीन में एक इस जगह है। दिलमुन बहरीन में एक जगह है जहां, कहाँ है ये? बहरीन में। कहाँ है? बहरीन में है। और उसके बाद माकन और माकन, ये है माकन जो जगह है ये ओमान में है। कहाँ है? ओमान में है। ओमान में है। ये जो दो केंद्र थे वो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्यस्थता करने वाले केंद्र थे। मध्यस्थता करने वाले स्थान थे या मध्यस्थता करने का कार्य करते थे। कौन कौन से केंद्र, कौन कौन से स्थान? दिलमुन और माकन। जो एक दिलमुन है वो बहरीन में है और माकन जो है वो ओमान में है। ये दोनों ही केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे। सिंधु सभ्यता जो है सिंडन के लिए प्रसिद्ध थी। यह सभ्यता शिंडन के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? शिंडन के लिए प्रसिद्ध थी। कपास को सिंडन कहा जाता है। अब इस सभ्यता में सिंडन किसे कहा जाता है? कपास को। किसको कहा जाता है? कपास को सिंडन कहा जाता है। इस सभ्यता में सिंडन किसको कहा जाता था? कपास को सिंडन कहा जाता था। और जो सभ्यता थी वो इसके लिए, सिंडन के लिए ही प्रसिद्ध थी। यानी सिंडन या सिंधु घाटी सभ्यता में सिंडन अधिक उत्पादित किया जाता था, जिसके लिए इसने अपनी पहचान बनाई। सिंडन का मतलब था, यह सिंडन कपास को कहा जाता था, जिसकी खेती भारत में, इसके साक्ष्य पहली खेती करने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत से प्राप्त हुए हैं। तो जो कपास की खेती है उसके पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत से प्राप्त हुए हैं। किसकी खेती के? शिंडन, कपास की खेती करने के साक्ष्य भारत से प्राप्त हुए हैं। हम अब देखते हैं सिंधु घाटी से संबंधित कुछ उद्योगों के बारे में कि इस घाटी के लोग जो थे वो कौन कौन से उद्योगों से परिचित थे और कौन कौन से उद्योग करते थे। इस सभ्यता के लोग तांबे व टिन मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे के बारे में जानते थे। इस सभ्यता के जो लोग थे वो सभ्यता के लोग तांबे और टिन मिलाकर, तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाने की प्रक्रिया से परिचित थे। बनाने की प्रक्रिया से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे को और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की प्रक्रिया से
परिचित थे या जानकार थे ये सभ्यता, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के इस सभ्यता के लोग तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाने की प्रक्रिया से परिचित थे या बनाते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। क्योंकि जो उत्खनन कार्य किए गए हैं उनमें कांसे के बने औजार या कांसे के बने हुए बर्तन तो मिट्टी के प्राप्त हुए हैं, लेकिन कांसे के बने हुए बर्तन औजार भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके साथ साथ कांसे के साथ साथ ही ये लोग सोना और चांदी से भी परिचित थे। चांदी से भी परिचित थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे न केवल कांसे से परिचित थे, कांसा बनाने की प्रक्रिया से परिचित थे, बल्कि सोना और चांदी से भी परिचित थे। लोहे से भी, ये लोह धातु के बारे में भी जानकारी रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोह धातु के बारे में भी जानकारी रखते थे। कहने का मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये कांसे, सोना, चांदी और लोह धातु के बारे में भी जानकार थे। इसके अलावा मन के बनाने के कारखाने, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस सभ्यता में मन के बनाने के कारखानों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, किस सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता से मन के बनाने के उद्योग के का साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तथा ईंट बनाने के भट्टे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अवशेष भी प्राप्त हुए हैं कि ये ईंट बनाने या ईंटों को पकाने के लिए भट्टों के द्वारा ईंटों को पकाते थे। इसके भी साक्ष्य इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब उद्योग जगत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे, तथा इस सभ्यता के लोग सोना चांदी से भी परिचित थे, लोहे के भी जानकार थे, तथा मन के बनाने के उद्योगों के साक्ष्य भी इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, और ईंट बनाने के भट्टे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कांसे का उपयोग इस सभ्यता में अधिक किया गया है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस सभ्यता के कुछ धार्मिक स्थलों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ धार्मिक स्थलों के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। धार्मिक स्थल, इस सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। बहुदेववाद में विश्वास रखते थे, यानी कि इस सभ्यता के लोग या इस सभ्यता में अनेक देवी देवताओं को मानने वाले लोग रहते थे या निवास करते थे। मात्र देवी व देवताओं की भी पूजा की जाती थी।
मात्र देवी व देवताओं की भी पूजा की जाती थी। इस सभ्यता में मात्र देवी यानी देवी के रूप में मात्र शक्ति का और अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिस पर देवताओं का अंकन है। मोहनजोदड़ो जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है, इसमें उत्खनन में मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें देवता का चित्र अंकित है। देवता का चित्र अंकित है। जो ये मोहर कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, जिस पर एक देवता का चित्र अंकित है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ का नाम दिया है। जो सर जॉन मार्शल थे, जिनको इस सभ्यता को अस्तित्व में लाने का श्रेय है, मार्शल थे, उन्होंने इस देवता के चित्र को क्या नाम दिया है? पशुपतिनाथ का नाम दिया है। पशुपतिनाथ का नाम दिया है। किसने? सर जॉन मार्शल ने। किसने? सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ का नाम दिया है। जो मोहनजोदड़ो के एक उत्खनन में जो मोहर प्राप्त हुई है उस पर एक देवता का चित्र है और सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ का नाम दिया है। हवन कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए इस सभ्यता में हवन कुंडों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता में? मोहनजोदड़ो की हड़प्पा और सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सभ्यता में हवन कुंड यानी ये हवन कुंड या कर्मकांड में विश्वास भी रखते थे। इस सभ्यता के लोग कर्मकांड में भी विश्वास रखते थे। यज्ञ अनुष्ठान व यज्ञ में बलि देते थे। ये लोग यज्ञ अनुष्ठान के बारे में भी जानकार थे। वह यज्ञ में बलि भी देते थे। बलि का मतलब होता है किसी अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए बलि देना। देते थे। ठीक है। जादू टोने व टोटकों के में विश्वास करते थे। इस सभ्यता के लोग जादू टोने, टोटके में भी विश्वास करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन धार्मिक स्थलों के बारे में इनकी गहरी आस्था थी। ये जादू टोने टोटके में भी विश्वास करते थे। यज्ञ अनुष्ठान और यज्ञों में भी बलि भी देते थे अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए। और जिससे जो इस सभ्यता से संबंधित जो खुदाई हुई है उस खुदाई में भी हवन कुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वृक्ष पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा के बारे में भी पूजा भी ये लोग करते थे। इस सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा भी करते थे। जैसे वर्तमान में भगवान शिव के रूप में एक शिवलिंग की पूजा की जाती है और देवी में योनि पूजा में जो कामाख्या देवी है वहाँ देवी की योनि की पूजा
की जाती है। तो इस सभ्यता के लोग कर्म कांडों में अधिक विश्वास करते थे, ये बहुदेव में विश्वास करते थे तथा मातृदेवी और देवता अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है उत्खनन में, जिसमें एक देवता का चित्र था जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ का नाम दिया है। इस सभ्यता से संबंधित लोग हवन कुंडों के बारे में भी या कर्म कांड के बारे में भी जानकार थे, जो यज्ञ अनुष्ठान और यज्ञों में बलि देने के जैसे कार्य भी करते थे। ये जादू टोने में भी विश्वास रखते थे तथा वृक्ष पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा में भी ये विश्वास करते थे या ये पूजा भी करते थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, उद्योग इनके कौन कौन से थे यहाँ। और जैसे उद्योगों में सिंडन, जो कि कपास की खेती होती थी, इसके खुद कपास खेती के साक्ष्य, पहली खेती के साक्ष्य भारत में प्राप्त हुए हैं। ये सिंडन के लिए, कपास खेती के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। और इसके बाद ये धार्मिक स्थलों में भी, यानी कि धार्मिक क्षेत्र में भी इनकी गहरी आस्था थी। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।